इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि राइट्स होते क्या हैं, अधिकार उनका मतलब क्या होता है, क्या वो पूरी दुनिया में सेम है, क्या उसके लिए कोई ट्रीटीज़ बनी है, क्या चीज़ है वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 में गिवन है, उसमें कौन कौन से राइट्स गिवन है। इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रिवेंशन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया, रिलीजन राइट्स हो गया, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गए, उसके अंदर 5 रिट्स हो गए। ये सारे कैसे हैं, मतलब किस क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, इनके क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा कि भाई DPSP सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये होते क्या हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग हैं, ये पता चलेगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। ठीक है, लकीली इस चैप्टर के अंदर आपका कोई भी कार्टून नहीं है, पर एक पेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी अभी इसी पार्ट के अंदर। ठीक है, सो वेल, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So well, let's get started without wasting any time. किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। इट इज ऑलवेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हों, बेझिझक सामने रखिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं टॉपिक्स कवर पे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कराए हैं। एज़ यूजुअल मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कराए हैं, इंक्लूडिंग एवरी एंड ईच एंड एवरी बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पेज नंबर 31 पे आपका जो एक प्रॉपर पूरा चार्ट गिवन है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैंने यहाँ पे रेड कलर से भी बिल्कुल ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो पूरा चैप्टर है उसका क्रक्स है। अगर आपको वो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो समझ में आ गया, इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका आपको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिकली मोरल्स के बारे में, जो हमें चीज़ें करनी चाहिए, गोल्स हो गए हमारे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बात करता है। ठीक है, तो जो मोरल्स है बेसिकली उस पर फोकस कर रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे टॉपिक्स कवर कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, सो वेल, सबसे पहली चीज़ अब आती है कि भाई व्हाट आर राइट्स, की राइट्स होते क्या हैं। देखो भाई, जो भी चीज़ हमारे गवर्न कर रही है, हमारी फ्रीडम को, हमारी लिबर्टी को, हमें एंटाइटलमेंट दे रही है, ठीक है, आपके राइट्स हैं कि भाई आपको राइट टू एडुकेशन है। ठीक है, आप पढ़ लिख सकते हो, किसी भी 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनसे हैजार्डियस जॉब नहीं करवा सकते, सारे बच्चों को एलिमेंट्री एडुकेशन की जो राइट्स है वो गिवन है। ठीक है, आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में आपको खेलने की इजाज़त है जब भी आपका जो पीरियड है गेम्स का पीरियड है। ठीक है, आपको इजाज़त है कि हाँ भाई आप लंच में आराम से जा सकते हो खेलने ग्राउंड्स में। ठीक है, बशर्ते कि आप किसी के साथ मारा पीटी ना करो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको राइट्स गिवन है ना कि हाँ भाई आप स्कूल के अंदर आप ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो स्कूल की बेंचेस है उसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि आप उनको तोड़ो फोड़ो नहीं। ठीक है, आपको पंखे दिख रहे, पंखे के पता चला आपने वो जो विंग्स होती हैं वो तोड़ दिए, वो आपका राइट नहीं है। ठीक है, वो उसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके बेसिकली राइट्स है। राइट्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें, जो राइट्स, जो अधिकार जो पूरी दुनिया में है, यूनिवर्सल हैं, वो इनएलियनेबल है, वो इनडिवाइसेबल है। इसका मतलब कि वो उसको कहीं तोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। आपको अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है तो वो आपकी राइट ही रहेगी, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो रशिया में है, हर जगह यू हैव द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, आपको राइट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस। आपके पास राइट है कि आप एक सोसाइटी के अंदर एक एंटाइटलमेंट स्टेटस के साथ खड़े हो सको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था, आपके 4 वर्ण का सिस्टम होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कोई भी इंसान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या, आपकी एक डिग्निटी है, आपकी एक राइट है, आपका इक्वालिटी है कि आप सब के सब इक्वल हो, आपको भी वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपके साथ वाले इंसान को मिल रही है, सबको सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, वहीं जस्टिस की बात आते हैं कि भाई अगर कोई किसी के साथ
क्राइम हुआ है, ठीक है, किसी ने कोई क्राइम किया है, जो ये आपको भी आगे केस स्टडी में पता चलेगा भी। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में भी एक केस स्टडी गिवन है भाई मचाल लालुंग नाम से, जहाँ पे जो 23 साल का इंसान है ना, उसने किसी के ऐसे इंजरी वगैरह कर दी थी, और जब वो कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उसको बोला है कि भाई वो अनफिट है, ठीक है, वो अभी दिमागी हालत उसकी सही नहीं है, तो उसको भेज दो कहाँ पे, उसको मेंटल असाइलम में भेज दो। आसाम की बात हो रही है ये, ठीक है, और उसको मेंटल असाइलम में भेज दिया। अब वहाँ से जो असाइलम के लोग हैं, जो वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने 2 साल मतलब 2 बार उन्होंने जो प्रॉपर लेटर है वो प्रोवाइड किया, कहाँ पे, कोर्ट में प्रोवाइड किया कि भाई आप इसकी सुनवाई कर सकते हो, आप इसका ट्रायल जो है वो आप ले सकते हो। अब जो कस्टडियल ट्रायल के अंदर था ना वो असाइलम में, वहाँ से हटा करके आप इसका ट्रायल ले सकते हो। पर क्या हुआ, क्या उस टाइम पे उसका ट्रायल हुआ? नहीं हुआ। तो हुआ क्या, अब जो 23 साल का मचाल था उसकी कब रिहाई हुई? 77 ईयर्स की एज पे, ठीक है, 77 साल की उम्र में उसकी रिहाई हुई। जो उसके प्रॉपर जो 54 ईयर्स थे ना ज़िंदगी के, जो उसके गोल्डन पीरियड थे, वो सब के सब वेस्ट हो गए। क्या किया उसने? वो मेंटल असाइलम में रहा, वहाँ पे वो गवर्नमेंट की नज़रों में, ऐसे पुलिस की नज़र में वहाँ पे रहा वो, तो उसके जो प्रॉपर अच्छे साल थे वो तो वेस्ट हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो चीज़ है ना कि भाई ये जो टाइम उसका वेस्ट हुआ, ये चीज़ दोबारा ना हो, इसी रीज़न से नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है, उसका भी फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं जो कि आप खैर आगे पढ़ोगे नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है कि ना हो किसी इंसान के साथ, प्रॉपर उस इंसान को भी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो दिए जाएँ, ठीक है। अगेन इसके बाद क्या आता है कि बहुत सारे टाइप्स पे जो आपका राइट्स है वो कैटेगराइज किया जाता है। आपके हो गए भाई नेचुरल, हो गए लीगल राइट्स, हो गए नेचुरल। लीगल राइट्स का मतलब नेचुरल राइट्स इज लाइफ एंड लिबर्टी। लीगल राइट्स जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो कि आपके भाई गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारी राइट्स हो गई आपके ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं भाई सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। इन सबको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसको और एलाबोरेटली तरीके से नहीं बता रही, ठीक है। खाली आप जब अपना आंसर लिख के आओगे ना कि व्हाट आर राइट्स, अब इन सारी जो 4-5 लाइनें लिखी हैं इसको 2 लाइन में क्लब करके लिख देना कि भाई राइट्स होते क्या हैं हमारे। वो इनएलियनेबल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, जो कि हमें ग्रांट करते हैं फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, एंड हमें इंटाइटलमेंट प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? सोसाइटी के अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी ट्रीटीज़ बनी हैं, कन्वेंशंस बने हैं, ताकि किसी भी ह्यूमन बीइंग के ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो वॉयलेट ना किए जाएं, ठीक है। मैं साइड में आपके लिए चार्ट लगा दूंगी भाई। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, ICCPR हो गया, ICESCR हो गया, ये सारे कुछ राइट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। जैसा वर्ड है ना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वैसा ही उसका काम है, वैसा ही उसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फटाफट आते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, की राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक मैंने आपको केस स्टडी में बता दिया कि भाई मचाल लालूंग के साथ क्या केस हुआ है, ठीक है, वही जो असम के अंदर अभी हुआ था, ठीक है। दूसरा केस स्टडी जो कि आपकी बुक में गिवन है वो है भाई किसका? एशियन गेम्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ जो होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, काम देती है कंस्ट्रक्शन बनाने का, स्टेडियम्स बनाने का, रोड्स बनाने का, ताकि जो एशियन गेम्स है वो अच्छे से काम कर सके। ये सब रियल लाइफ बेस्ड घटनाएं हैं, इसी वजह से वहाँ पे ईयर गिवन है, ठीक है। होता क्या है, जो कंस्ट्रक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शंस के लिए जितने भी लेबर्स होते हैं उनको कम वेजेस देते हैं, और साथ ही साथ जो लिविंग कंडीशंस होती है ना वो और भी ज़्यादा पुअर होती है। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट देखती है, इसके खिलाफ एक्शन होता है, एंड जो प्रॉपर जो एक सेट क्राइटेरिया होता है लेबरर्स को वेजेस प्रोवाइड करने का, वो फिर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं देते तो क्या होता है, वो फोर्स्ड लेबर होता, पुअर लिविंग कंडीशंस होता, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, ठीक है। वही राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट टू इक्वालिटी ऑफ वेजेस, सबको इक्वल मिलनी चाहिए, तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, वही उनको प्रॉपर वेजेस जो है वो प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो हमें हमारे राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई डिग्निटी और फ्रीडम को मेंटेन करना, जो कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी समझाया कि भाई हर इंसान की डिग्निटी है, उसको उतनी ही लिबर्टी है। सेकंड भाई इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो 4 वर्ण का सिस्टम था अब तो नहीं है, हर एक इंसान को जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम शेड्यूल ट्राइब हो, तुम्हारे साथ भेदभाव होगा नहीं, ठीक है। हर एक इंसान को जो है वो इक्वली देखा जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी एक शेड्यूल ट्राइब इंसान को और एक जनरल कैटेगरी के इंसान को देखी जाएगी, उन सबको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन की बात है वो अलग है, ठीक है, वो अलग बात है बिल्कुल, पर जॉब अपॉर्चुनिटी, सबको आगे आने का मौका सबको दिया जाएगा, ठीक है।
फिर हम लोग आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर्स की जो बातें हैं वो की जाएंगी, मतलब कि सोशली सबको जो है इक्वल स्टेटस पे लाने के लिए, और इकोनॉमिक वेलफेयर्स देखा है आपने कितनी सारी योजनाएं निकाल दी हैं गवर्नमेंट, जितने भी पुअर जो ऐसे ग्रामीण इलाके में हो गए लोग, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ये सब क्या है, ये सब वेलफेयर पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो निकल करके आती हैं ताकि इंश्योरिटी रहे कि भाई सबको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, एंड उससे पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हर एक इंसान जो है वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, ठीक है, हर एक इंसान वोट कर सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन एंड जस्टिस कि अगर कोई क्राइम हुआ है, किसी ने क्राइम किया है तो उसको ट्रायल मिलेगा, ठीक है, जो कस्टोडियल ट्रायल में जो रख लिया गया था ना एक साथ, वैसा नहीं होगा, प्रॉपर ट्रायल होंगी, जो कहते हैं ना आपकी तारीख आपको ये मिली है अब, ठीक है, आपकी अगली तारीख ये है, तो ट्रायल्स जो है वो चलते रहेंगे, ठीक, उसको भी बोलने का, अपने आप को गिल्टी जो है वो इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी भाई प्रिवेंशन अगेंस्ट एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन की, मतलब भाई चाइल्ड एब्यूज़ हो गया आपका, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उन सब के साइड हटाते हुए उन सबका प्रिवेंशन करते हुए काम करेगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स लेबर, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर हम लोग लास्ट आते हैं भाई प्रमोट करता है सोशल हार्मनी और पीस जो है वो हर इंसान के साथ बनी रहे, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं कि भाई राइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। लास्ट इसकी भाई बिल ऑफ राइट्स, इसी वजह से ताकि ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो राइट्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो सारे के सारे प्रिजर्व्ड रहें। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स जो है वो लेकर के आए हैं, जहाँ पे भाई वो इंश्योर करता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको राइट्स जो हैं वो दिए जाएँ, एंड साथ ही के साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन सब राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करे, इन सब का वॉयलेशन ना हो, ठीक है। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे राइट्स है वो क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट भाई फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिए गए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के मुताबिक दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज भाई कि आपका फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 है, 6 क्यों दिए हुए हैं, अब हम लोग वो जानने वाले हैं, वो कैसे आई, वो सारी चीज़ें। ओके भाई देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो राइट्स की बात है, ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे भी पहले जो फ्रीडम मूवमेंट था तब से ये बातें जो हैं वो चलती आई है, ठीक है। ये जो साइड में आपको मैंने फ़ोटो लगाई हुई है ना, इसमें जो सबसे बीच में जो इंसान बैठे हुए हैं वो है मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। उनकी कमेटी ने, ये 1 मार्क्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन ये डिमांड लेकर के आया था कि बिल ऑफ राइट्स या फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे लेकर के आए जाने चाहिए, बिल ऑफ राइट्स की कॉन्सेप्ट कब और कौन लेकर के आया था। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है वो 1928 में इस बात को लेकर के सामने आई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे राइट्स होने चाहिए जो कि ईजिली बिल्कुल ऐसे चेंज ना किए जा सके, ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जो गवर्नमेंट है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। पर जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही चेंज किए जा सकते हैं, दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स कभी भी चेंज किए जा सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू ही चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने लास्ट लाइन लिखी है ना ब्लू कलर से बिल्कुल बोल्ड में और कैपिटल्स में, इसी वजह से लिखी है कि फंडामेंटल राइट्स खाली अमेंडमेंट के द्वारा ही चेंज किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी इन राइट्स को जो है वो वॉयलेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्टेड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, खाली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही उसको प्रोटेक्ट करेगी, वही उसको अमेंड करेगी, वही उसको चेंज कर सकती है। अगर उसका वायलेशन है हम कहाँ जा सकते हैं? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास। किसी भी नॉर्मल राइट्स है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज है, उसके लिए हम नॉर्मल जो अपने कोर्ट्स हैं उनके पास जा सकते हैं। पर अगर इसका वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, आपको किसी ने बोला कि भाई आप इंडिया की टेरिटरी है उसमें घूम नहीं सकते, आपको अपने घर के अंदर ही बंद रहना है, नहीं, उसका वायलेशन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। पर क्या ये फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई अनलिमिटेड है, जो दिए जा रहे हैं? आपको अलाउ कर दिया गया कि आप पूरी इंडिया की टेरिटरी के अंदर आराम से घूम सकते हो, ठीक है, घूम सकते हो। पर इसका लिमिटेशन कहाँ है? जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी एरिया पर रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जितने भी आपके जो दिल्ली गवर्नमेंट्स हो गए, वहाँ पे कितने सारे इंपॉर्टेंट इतने बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, वहाँ पे आप कभी भी जब मर्जी में आए नहीं घुस सकते ना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, आप किसी और इंसान के घर में बिना परमिशन के नहीं जा सकते, ठीक है। आपका मन किया आप सड़क पे चले, आपको किसी पार्क में जाना है आप जा सकते हो, आपको मॉल्स पे जाना है आप जा सकते हो, आप रेलवेज का यूज़ कर सकते हो, आप रोड्स पे टहल सकते हो, आप वेल्स का यूज़ कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ की अलाउंस है, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स ने हमें अलाउंस दे रखी है।
पर आप चलते 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 भाई किसी भी अनजान इंसान के अंदर, घर के अंदर घुस सकते हो? नहीं घुस सकते कि भाई ये तो मेरा राइट है, मैं तो कहीं पे भी जा सकता हूँ पूरे इंडिया में, तो मैं तो घुस रहा हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन आ गया है, ठीक है। वही आप चलते 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 राष्ट्रपति भवन के अंदर सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो सिक्योरिटी पर्पस के कारण वहाँ पे वो बंद है। आप चलते 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 पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं जा सकते कि भाई मेरे को बस मन कर रहा है, मेरे पास तो राइट्स है, नहीं कर सकते आप वो काम, ठीक है। अगर जितना ही राइट आपका है लाइफ एंड लिबर्टी का, उतना ही राइट सामने वाले का भी। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी रीज़न है, ठीक है, जो भी रीज़न, आप किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि जितना आपका राइट है ज़िंदा रहने का, लाइफ का, लिबर्टी का, उतना ही उसका भी राइट है। आप क्रिटिसाइज़ करो गवर्नमेंट को, आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप क्रिटिसाइज़ कर दो गवर्नमेंट को। जो कि आज के टाइम पे आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, 20 पन्ने हैं, उस पर 10 पन्नों पे यही बात लिखी हुई है कि भाई उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया। डन है, राइट है भाई, आपके पास पूरा राइट है इस चीज़ को। पर वहीं आप किसी के ऐसे गुस्से में आकर क्रिटिसाइज़ करे जा रहे हो, उसको खून कर दो, वो अलाउंस नहीं है आपके पास, ठीक है। आपको जो मैंने से पहले वाले चैप्टर में समझाया था, आप इंडिया के खिलाफ ऐसे बिल्कुल देशद्रोही नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये कुछ सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें देता भी है और कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट भी करता है, ताकि जो हर एक इंसान की डिग्निटी है, ठीक है, हर इंसान के लिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स है, डिग्निटी, वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाई आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ये जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये वही चार्ट आपकी बुक में भी गिवन है, यही चार्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर अगेन पूरा टैबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किया, ताकि हर एक चीज़ आप ऐसे लाइन बाय लाइन अलग अलग कलर्स के थ्रू आप उसको समझ करके उसको ध्यान से याद करके बैठ सको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको सबके सब नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी बॉक्स बाय सागरिका। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी प्रॉपर PDF फॉर्मेट में, फ्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका भाई बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, ठीक है। ये खाली आपको रीड करने के पर्सपेक्टिव से है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं, ठीक। सबसे पहली चीज़ कि भाई वो कब आया था, दिसंबर 1996 में आया था वो, जहाँ पे सिविल राइट्स या जितने भी सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, हर एक राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए थे जितने भी ब्लैक्स थे उनको। एंड क्यों किया गया था उनको? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रोमिनेंट था, ठीक है। अपार्थीड हो गया, ठीक है। उनके जो सिविल बिल्कुल ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लाया गया था। अब उसके अंदर जितनी भी की राइट्स जो इंक्लूड है वो मैंने आपको साइड में कलरफुल तरीके से बता दिया है कि भाई छोटी छोटी राइट्स है, उनको हर एक चीज़ पे इन्होंने ध्यान दिया था। चाहे वो प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, किसी वुमेन की प्रेगनेंसी हो गए तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस थे उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। कोई डिग्निटी हो गया, प्राइवेसी हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया था, ठीक है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गए, फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटीज़, जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है, ठीक है। चिल्ड्रन के राइट्स, बच्चों के राइट्स के लिए काम किया गया था, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना हो गया, उनको सही तरीके से कि वो उनके साथ फोर्स लेबर ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये कुछ राइट्स है जो कि भाई साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी, ठीक है। ओके, एंड ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लाया गया था, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनसे भी इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने प्रेरित हुए थे ये लोग, ठीक है, साउथ अफ्रीकन वाले, ठीक है। एंड इनके कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एक यंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इनका आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1996 में, कितना पास है ये, ठीक है। तो इस वजह से इनको यंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आपके लिए एक तोहफा है, तोहफा क्या है भाई, कि जो ये आपके जो राइट्स हैं ना, इतने सारे राइट्स, इसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स है, इसको याद कैसे करें, ठीक है। याद करने के लिए आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के थ्रू आप पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का जो चार्ट है उसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, जिसको मैंने जैसे जहाँ पे कैपिटल से लिखा है ना, वैसे ही अपने जो पेज नंबर 31 है उसके ऊपर लिख लेना। सेंटेंस क्या है, Law doubts that 6 free spam spot have been found with the help of टेक माने टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाय किसने फाइंड आउट किए भाई, कॉप एंड ईडी। बट व्हेन सीएम तारे, मतलब कि जो नाम है सीएम का नाम क्या है, तारे नाम है, ठीक है, सीएम तारे आस्क देम दे लाई, उन्होंने झूठ बोला। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई लॉ को ना डाउट हो रहा है कि 6 ऐसी जगहें हैं, 6 ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पैमिंग हो रही है। स्पैमिंग बोलते हैं ना, मैसेजेस की स्पैमिंग आ रही है, उन जगहों पे बहुत ज़्यादा ही आ रही है, पर कुछ 6 ही ऐसे जगह हैं, ठीक है, खाली 6 ही जगह हैं ऐसे, बहुत सारी मैसेजिंग के वहाँ पे स्पैमिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो कैसे पता चला भाई मैसेजिंग की स्पैमिंग्स आ रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। और किसने फाइंड आउट किया इस चीज़ को,
कॉप, कॉप माने पुलिस, और ईडी, अभी अरविंद केजरीवाल को पकड़ के ले गई है ईडी, तो वही कॉप ने और ईडी ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया। पर जब सीएम तारे ने, ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में आते हैं भाई इंस्पेक्टर खरे, ठीक है, इंस्पेक्टर खरे हैं, तो वैसे ही हमने नाम यहाँ पे रख दिया है सीएम तारे, ठीक है, कि भाई जब सीएम तारे ने इस बात को पूछा, किससे पूछा, कॉप से और ईडी से, तो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोल दिया, लाई कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्यों लाई किया भाई, कि उनको नहीं बताना है सीएम तारे को, क्यों, क्योंकि क्या पता वो उसमें मिले हुए हो, या फिर वो अभी नेशनल सिक्योरिटी को बताना नहीं चाहते कि यहाँ पे क्यों स्पैमिंग हो रही है 6 जगहों पे, ठीक है। तो लॉ को क्या हुआ, लॉ को डाउट हुआ कि 6 जगहों पे 6 ऐसे फ्री स्पॉट्स हैं, 6 खाली खाली स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी मैसेजिंग की जो है स्पैमिंग हो रही है। पता कैसे चलता है, टेक्नोलॉजी की मदद से। और कौन पता लगाता है भाई, कॉप और ईडी। पर जब सीएम तारे उनसे अगर के पूछते हैं बात, किससे, कॉप और ईडी से, तो वो लोग झूठ बोल देते हैं। तो ये हो गए आपके भाई पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स। अब इनको याद कैसे करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, ठीक है। सबसे पहले आता है लॉ एंड डाउट। लॉ मतलब फर्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 14, जिसमें आपका भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, DOUBT। अब डी से हो गया भाई आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ओ से हो गया भाई कि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यू से हो गया कि भाई अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, UB अनटचेबिलिटी, ठीक है। टी से हो गया भाई आपका क्या चीज़, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो लॉ डाउट ये हो गया भाई क्या चीज़ आपका राइट टू इक्वालिटी के अंदर 14 से लेकर के 18 तक के राइट्स, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे मैं आपको साथ साथ उसके जो वर्ड्स होंगे मतलब भी समझाते जाऊंगी। देखो अब इसको समझने से पहले ना कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये जो मैंने आपको 5 आर्टिकल्स दिए हुए हैं 14, 15, 16, 17, 18, इसको समझने से पहले आपको इसकी जो केस स्टडी है ना उससे समझाती हूँ मैं कि भाई क्या होता है। देखो पहला केस स्टडी आपका यहाँ पे ये बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। होता क्या है, आपके 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है स्वदेश कुमार और दूसरा उसका एक और दोस्त होता है, ठीक है। वो कहीं बाहर से आया होता है, उसका दोस्त स्वदेश का दोस्त कहीं बाहर से आया होता है, एंड वो लोग भाई बोलते हैं चल आते साथ में हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है। वो चाय पीने जाते हैं भाई, जाते जाते एक दुकान पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं भैया चाय पिलाओ मुझे, अच्छे से मसाला बिल्कुल अच्छे से मलाई वलाई डाल के दाओ, ठीक है। वो चाय देता है। अब ना चाय देने से पहले जो शॉपकीपर होता है वो पूछता है भाई, स्वदेश को तो वो जानता ही था क्योंकि वो वहीं पे रहता था, पर उसका जो दोस्त था ना, सोनू नाम था उसका, ठीक है। सोनू जो है वो सोनू कहीं बाहर से आता है तो उसको पता नहीं होता कि भाई वो किस कास्ट का है। तो वो पूछता है सोनू से कि भाई साहब आप कौन सी कास्ट के हो, ठीक है। तो वो बताता है कि भाई वो दलित है। तो अब क्या करता है शॉपकीपर, जो ना स्वदेश होता है उसको तो बहुत ही अच्छे से कप में चाय प्रोवाइड करता है, पर वहीं जो उसका दोस्त होता है सोनू, उसको किसी अर्थन पॉट में जो है वो चाय प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है भाई, क्योंकि वो एक दलित कास्ट का होता है, ठीक है। वो एक नीची कास्ट का होता है, क्योंकि गाँव के जो साइड है उसमें अभी भी ये बात चलती आ रही थी, तो उसने ये काम कर दिया, ठीक। ये हो गया आपका एक केस स्टडी। दूसरा क्या है आपका भाई एग्जाम्पल जहाँ पे गिवन है, दूसरा है कि भाई एक टेलीविज़न चैनल है, ठीक है। एक चैनल ले लो आप परसों तक, ठीक है। परसों तक एक चैनल है भाई, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 4 जो न्यूज़ रीडर्स हैं ना, जो कि आपको बोलते हैं ना आज की ताज़ा खबर ये है, वो वाले जो न्यूज़ रीडर्स हैं उनको में से 4 को मना कर दिया कि आप न्यूज़ प्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि आप क्या हो भाई, आप सबके सब 45 से ऊपर की एज की हो और आप सारी महिलाएं हो, आप सारी फीमेल्स हो। वहीं उनके जो 2 वर्कर जो उनके साथ काम करते हैं वो मेल वर्कर हैं, वो भी सेम 45 ईयर्स की एज के ही हैं, पर उनको अलाउड है करना, पर आपको अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव दिखाई दे रहा है कि भाई मेल्स को तो अलाउड है पर क्या फीमेल्स को अलाउड है नहीं। तो ये क्या है, ये पहला जगह हमने देखा कि भाई कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस हुआ है कि भाई दलित था इसलिए उसको ऐसे उसको कप में चाय दिया ही नहीं, उसको अर्धन पॉट में चाय दिया, ठीक है। वही दूसरा केस क्या है, वहाँ पे फीमेल रीडर्स को मना कर दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल में भी इंडिया में बहुत जगह हम लोग देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी न्यूज़ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कि कुछ टाइम पहले की बात है जहाँ पे एक दलित बच्चा था, वहाँ पे स्कूल टीचर ने मार मार के उसको मार डाला। तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित बच्चा था और उसने एक पानी पी लिया था, आई गेस, ठीक है, पानी पी लिया था टैप से या फिर वेल से, तो इस वजह से उसको पीट दिया गया, उसको इतना मारा कि वो बच्चा बेचारा मर गया। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आज के टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने खुद एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे ना जस्ट बिकॉज एक दलित है वो या फिर एक बहुत ही ऐसे बिल्कुल शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, उसके साथ गलत व्यवहार, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन है। पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि ये सारी चीज़ें अब ना हो,
ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो आर्टिकल गिवन है वो यही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में हर एक इंसान को इक्वली देखा जाएगा। आपने देखा होगा एक फ़ोटो आती है जिसमें एक औरत है, वो ऐसे लेके हाथ में ना ऐसे ऐसे तराजू लेकर के खड़ी होती है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और पट्टी बंद, तो उसकी आंखें बंद होती है। क्यों? उसका मतलब क्या है इसके पीछे का? इसका मतलब यही है कि तराजू में चाहे कोई भी इंसान हो, दोनों साइड कोई भी इंसान हो, मैं क्या करूँगी, मैं बिल्कुल जो निर्णय है वो जिसके मुताबिक है उसके मुताबिक लूँगी, ठीक है। मतलब जो वो स्टैचू है ना, वहाँ पे मतलब है कि भाई मैं भेदभाव नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, मैं सबको इक्वली देखती हूँ। मेरे को पता ही नहीं है सामने कौन है, किस जाति का है, किस समाज का है, कौन सी कास्ट है, कौन सी क्रीड है, कौन सा जेंडर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको इक्वली देखती हूँ। जो इक्वालिटी है वो लॉ की नज़र में इक्वल है, ठीक है। नंबर 1 आर्टिकल 14 आपका यही हो गया। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि भाई हर एक इंसान को जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी क्रीड का है, किसी भी सेक्स का है, किसी भी कहीं भी वो जन्मा है, वो हर एक चीज़ जो है सबके साथ जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जैसे दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी ना, उसमें आपको मैं समझाऊंगी भी कि भाई हर एक इंसान को ना इक्वली ट्रीट करने के लिए भी हमारे कंट्री में क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं। जैसा कि आपको पता होगा भाई ST SC के लिए, OBC के लिए जो एक बैकवर्ड क्लासेस हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, ठीक है, कहीं कहीं पे वुमेंस को भी रिजर्वेशन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि भाई जो हमारे कंट्री थी ना, इसमें बहुत टाइम पहले से, मतलब 100 साल पहले से भी ऐसा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है जहाँ पे इन सबको बहुत ही नीची नज़रों से, बहुत ही बेकार तरीके से देखा जाता था। आपको पता है, मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं, पर जान लो ये बात कि भाई पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर कोई अनटचेबल इंसान अगर कोई विलेज के अंदर भी आ रहा है ना, तो पहले थालियाँ बजा करके उनको आना पड़ता था कि वो आ रहे हैं, ताकि क्या हो, अगर कोई भी सामान है, जो नॉर्मल सिटीजन है, कोई उनका कोई भी सामान है, वो सब वो अंदर कर ले, बिल्कुल ऐसे थाली बिल्कुल अछूत की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हमारी कंट्री में ना हो, इसीलिए जितने भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो जो है वो उनको दी जाती हैं। किसको? ST को, SC को, OBC को, EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, इन सबको दी जाती है। एंड आर्टिकल 16/4 में भी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन्ड हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक फ़ोटो के थ्रू ना और अच्छे से ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट इज आपका है आर्टिकल नंबर 16, जहाँ पे है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि हर एक इंसान को, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, कोई भी कास्ट, सबको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी कि भाई आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप दलित तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैकवर्ड रखा जाएगा, नहीं, हर एक जगह पे जो है वो ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि हाँ भाई सबको जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाएगी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आज के टाइम पे नहीं रहना, इनके साथ उठना बैठना नहीं, खाना पीना नहीं है, इनसे दूर रखो, इनसे दूर रहो, ये सारी सही चीज़ें आज के टाइम पे हमारे कंट्री में नहीं है, उसका अबॉलिशन है। अगर आप कभी ये चीज़ करते हुए पकड़े गए, आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, तो कभी नहीं करना, ठीक है। लास्ट इज भाई आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर आप किसी अच्छे कोई मिलिट्री पोस्ट पे हो, आपने कोई पोस्ट हासिल की है, ठीक है, कोई डॉक्टरेट पोस्ट हो गई, कोई एकेडमिक पोस्ट हो गई, कोई मिलिट्री पोस्ट हो गई, ठीक है, ल्यूटेनेंट, गवर्नर, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सब आपको टाइटल्स मिलेंगे, पर ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई राजा, महाराजा, ये सारी चीज़ें, वो अबॉलिशन हो गई सारे के सारे टाइटल्स का, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। वही जो चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर बताई हैं, उसका मतलब लिखा हुआ है कि भाई एलिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, सबके साथ फेयरनेस रहे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, सबको रिसोर्स मिले। अब नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत अच्छी फ़ोटो है जो मुझे आज के टाइम तक भी, मतलब इस फ़ोटो ने मेरे को मेरे क्लास 11th 12th में भी बहुत हेल्प किया और मेरे ग्रेजुएशन में भी बहुत हेल्प किया है। इक्वालिटी एंड इक्विटी, इसका मतलब क्या है भाई, सबको कहना कि हम सबके साथ इक्वल हैं, भाई सबको हम लोग इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या आप इक्वालिटी दे रहे हो? आपने सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है, ठीक है, आपने जनरल कैटेगरी, आपने ST SC OBC दोनों को ही सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है, तो क्या वो अपलिफ्ट हो पाएंगे? नहीं भाई, आज के टाइम पे भी क्या होगा, लोग तो ऐसे देखेंगे नहीं नहीं भाई, अगर मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है, मैं किसी अच्छे इंसान को, जनरल कैटेगरी को दूंगा, किसी ST SC OBC को नहीं दूंगा।
पर क्या हुआ, अब प्रॉपर कोटा निकला है, कोटा फिक्स हुआ है कि भाई इतनी इतनी परसेंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड रहेंगी, किसके लिए, एसटी के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, ठीक है। आपने कभी, अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप एडमिशन्स लोगे, आप हर जगह पे देखोगे कि भाई अब जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो निकल करके आई हैं, किनके लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, क्यों, ताकि उन लोगों के लिए सीट जो है वो रिजर्व रहे, उनको जगह मिले ही मिले, वो जगह किसी नॉर्मल इंसान के थ्रू नहीं भरी जा सकती, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इक्विटी दी, हमने इक्विटी दी मतलब कि हमने उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी, ठीक है, जो पिक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। वही सेम चीज़ है, अगर हम लोग स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबको सेम अधिकार जो है, फेयर वेजेस जो है वो देने चाहिए। अगर कोई लड़की जो है वो 45 साल की है, 45 ईयर्स की है, तो उसके साथ उसका को वर्कर है ना, उसको भी सेम उतनी ही वेजेस मिलने चाहिए, दोनों को ही सेम वेजेस मिलने चाहिए, एक पोजीशन के लिए, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, ये है भाई आपका जॉब राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई आपका राइट टू फ्रीडम, जो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब ही क्या होता है, आज़ादी, ठीक है, सबको आज़ादी है भाई, आपकी लाइफ की आज़ादी है, आपकी लिबर्टी की आज़ादी है, ये इसके बेसिक मेन दो काम है, ठीक है। अब जो ये आपका फ्रंट पेज है ना, जो पूरी पीपीटी है, यही आपका पूरा का पूरा जो आपको 2-3 पेजेस में दे रखा है एनसीईआरटी में, बस यही है, ठीक है। पहला क्या है कि भाई वो गारंटी करता है कि हर एक इंसान को जो है प्रॉपर उसको लाइफ मिले, उसको डिग्निटी मिले, उसको लिबर्टी मिले, कि वो कहीं पे भी कुछ भी जो है आराम से घूम सके, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो कहीं पे भी असेंबल हो सके, कोई भी यूनियन बना सके। पर हर एक चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने हमारे कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। अब वो क्या है मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो अब आप साइड में लिखते जाओ, स्पैम स्पॉट, स्पैम, पहले तो मैंने आपको बोला था ना 6 फ्री स्पैम स्पॉट, 6 फ्री का मतलब फ्रीडम है, 6 फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है। अब आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम है हमारे पास, उसका आपका वर्ड आएगा स्पैम स्पॉट। एस का मतलब है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपको जो भी कोई ओपिनियंस देने हैं, आपको जो भी कोई अपनी बातें रखनी, एक्सप्रेशंस रखने हैं, आप आराम से रख सकते हो, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी कंट्री है, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के बारे में बुरा भला देशद्रोही बातें नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको बता सकते हो, पर बशर्ते आप किसी को बिल्कुल ऐसे नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप किसी को बशर्ते ऐसे डिफेम नहीं कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल लो, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी एक मिनिस्टर ने किसी एक फीमेल मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत कह दिया, तो आपके पास राइट है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को, अपने स्पीच को बोल सको, पर आप किसी को गलत तरीके से बोल रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो, वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट क्या होगा इससे कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, इसके पीछे भी रिस्ट्रिक्शंस है लगी हुई, ठीक है। सेकंड आपका आता है भाई असेंबल पीसफुली, SPAM, स्पैम का P वर्ड है ये, पीसफुली। इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ मर्जी में चाहो आप आराम से पीसफुली असेंबल हो सकते हो, ठीक है, बशर्ते, इसके पीछे शर्त क्या है भाई कि आपके पास कोई भी आर्म्स, एम्यूनिशंस वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसे घातक हथियार नहीं होने चाहिए कि तुम्हारा ऐसे कैसी असेंबली है कि भाई तुम जाकर किसी को पीट रहे हो, किसी को मार रहे हो, ठीक है। आप कहीं पे भी असेंबल होना चाहो आप असेंबल हो सकते हो, पर आपके पास कोई भी आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं, SPA का ये थर्ड वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको फ्रीडम है, आप कोई भी एसोसिएशंस बना सकते हो, आप कोई भी यूनियंस बना सकते हो, जैसे कि आपकी लॉयर एसोसिएशंस हो गई, यूनियंस हो गई, म्यूज़िक हो गई, क्लब्स हो गए, इनके यूनियंस हो गए, आप आराम से बना सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, पर बशर्ते कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। आप किसी को बस जाके तंग नहीं कर रहे, आप किसी को सता नहीं रहे, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, ठीक। नेक्स्ट है इसकी भाई मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे जो कंट्री है अब उसके आराम से मूव कर सकते हो, SPAM, M का मतलब है मूव कर सकते हो पूरी इंडिया की टेरिटरी में जैसे आप चाहो वैसे, ठीक है। पर अब इसके पीछे भी वही शर्त है, शर्त क्या है कि आप किसी की प्रॉपर्टी में नहीं दखल अंदाजी कर सकते, ठीक है। आपको अगर ताजमहल विजिट करना है, पहले वहाँ की टिकट खरीदो उसके बाद जाओ वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कुतुब मीनार विजिट, तो भी आप पहले वहाँ की टिकट खरीदो उसके बाद ही वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि नहीं भाई मेरे को तो अलाउड है जाना है, मैं तो जा सकता हूँ, नहीं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जाना है,
ठीक है। तो हर एक चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ताकि आप भी अपनी जो फ्रीडम उसको एंजॉय कर सको, मैं भी अपनी फ्रीडम एंजॉय कर सकूँ, ठीक है। दोनों को अधिकार है ना कि भाई दोनों के पास फ्रीडम है, दोनों के पास लाइफ एंड लिबर्टी है, तो इसी वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सेटल SPOT का स्पॉट है, रिसाइड एंड सेटल, कहीं पे भी हम इंडिया में चाहे कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी हमें आकर के रोकेगा टोकेगा नहीं। पर वही बात हो गई कि भाई किसी और की ज़मीन है, वहाँ पे घर नहीं बना सकते, ठीक है। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे घर नहीं बना सकते। आपको जहाँ मर्जी में आए, जो आपकी जगह है वहाँ पे घर बना सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। उसकी कोई दुम्मत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट इज भाई आपका F पार्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो भी कोई आपको प्रोफेशन फॉलो करना है आप कर सकते हो उसको, ठीक है। और टू कैरी एनी अदर ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कि जो भी कोई आपको प्रोफेशन फॉलो करना है, ट्रेड फॉलो करना है, बिजनेस फॉलो करना है, वो आप कर सकते हो। S का मैंने आपको बता दिया, सेटल कहीं पे भी। POT पॉट में क्या है भाई, प्रोफेशन, किस चीज़ के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, आपको जो भी कोई अपना प्रोफेशन फॉलो करना है। पर अब इसके पीछे का भी रिस्ट्रिक्शन है, क्या है वो भाई, आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका बिजनेस नहीं खोल सकते, ठीक है। आप इनकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये इसके पीछे कंस्ट्रेंट्स है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसके इंसान के पास भी क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाई आर्टिकल 20 पे आते हैं। भाई क्या है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब ये होता है भाई कि किसी भी इंसान को अगर तुम अरेस्ट कर रहे हो किसी भी क्राइम के तहत, तुम कोई भी क्राइम के उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ वुमेन को अरेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई वुमेन कांस्टेबल या फिर वुमेन जो पुलिस ऑफिसर है उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड वुमेन के लिए भी एक समय के बाद, शाम के बाद से लेकर के सुबह के इस टाइम तक जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता वुमेन का, ठीक है। अरेस्ट करना है तो यू शुड हैव वुमेन कांस्टेबल और वुमेन पुलिस ऑफिसर विद यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई कि उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है जिससे किसी ने भी क्राइम किया है। देखो भाई, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो जब तक उसको गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता, ठीक है, जो यहाँ पे जो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, जो पुलिस है वो डंडे बरसा देती है, कुछ भी कर देती है, तो वो सब इलीगल है, वो करना अलाउड नहीं है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब आपको कि कोर्ट के सामने जो इंसान है, जो जिसको आपने गिल्टी के उस पर बिहाफ पे लिया है ना, उसको आपको लेकर के आना है सामने, ठीक है। किसके सामने, कोर्ट के सामने, ठीक। अब इसका वर्ड क्या है, COP, कॉप में जो CO वर्ड है ना, कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, उसका ये वर्ड निकल के आया है CO, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका भाई आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। COP, P मतलब कि पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे क्या है, हर एक इंसान को, जो मैं स्टार्टिंग से सब बताते आ रही हूँ आपको, कि हर एक इंसान जो है उसको लाइफ का और लिबर्टी का जो है बिल्कुल अधिकार है, ठीक है। पर अगर अब किसी ने बहुत ही हिडियस, बहुत ही गंदा, बेकार काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए उसको डेथ सेंटेंस जो है वो कोर्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल होगा आपके रेप केसेस, ठीक है, उसमें जो है उसको डेथ सेंटेंसेस मिल सकती है। मर्डर केसेस, मास मर्डर्स, उसके लिए उसको डेथ सेंटेंस मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन, वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं बोलेंगे इसको, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको प्रॉपर एक तरीके से किसने, कोर्ट ने उसको अलाउंस दी, ठीक है। आप किसी की जान नहीं ले सकते, पर कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस दे सकता है, ठीक। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि जब भी कोई जज जो किसी को डेथ सेंटेंस देता है, जो वो पेन की निब होते हैं जिस पेन से वो कर रहा होता है, उसको वो तोड़ देता है। पता है इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जिस पेन से किसी की डेथ सेंटेंस लिखी गई है ना, उसी सेम पेन से किसी और की जो सुनवाई है, जो कार्रवाई है, वो ना की जाए, ठीक है। तो ये अनहोली माना जाता है, इस वजह से जो पेन की निब है वो तोड़ देते हैं। सो वेल, नेक्स्ट इज आते हैं कि भाई आर्टिकल 21A, जहाँ पे ईडी की बात की थी मैंने। माने यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन की। भाई हर एक जो बच्चा है जिसकी उम्र 11 से 13 साल के नीचे, ठीक है, वैसे 14-13 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन का जो राइट है वो गिवन है, वो दिया हुआ है। आप किसी भी बच्चे से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, आप किसी भी बच्चे से ऐसे हजार्डियस जॉब्स नहीं करवा सकते, ठीक है। आर्टिकल 22 पे आते हैं, दैट इज डी का डी क्या है भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे आपका मतलब है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट है,
गवर्नमेंट को खतरा है इस इंसान से, इस इंसान का नाम है सोनू, ठीक है, फिर से मैं सोनू को लाई। गवर्नमेंट को खतरा है सोनू से कि भाई सोनू कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकता है जिससे कि जो नेशनल सिक्योरिटी या फिर जो सिक्योरिटी है नॉर्मल सिटीजन की, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, उस पर बात आ सकती है। तो जो ये गवर्नमेंट है ये सोनू को उसके घर के अंदर ही कैद कर देगी, उसको पहले ही कुछ करने से पहले ही प्रिवेंट कर देगी। तो दैट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी को कुछ करने से पहले खाली शक के आधार पर ही रोक देना, प्रिवेंट कर देना, दैट इज़ नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने के जो टाइम पीरियड है ना तब तक चल सकती है, ठीक है। पर उसके बाद जो है एडवाइजरी जो कोर्ट है उनके सामने आपको सारी जो बातें हैं वो लानी पड़ेंगी, सारी जो चीज़ें हैं वो लानी पड़ेंगी। हमने किसी को जेल में नहीं डाला, हमने किसी को ऐसे मारा पीटा नहीं, हमने उसके घर के अंदर ही उसको प्रिवेंट कर दिया। किस बुनियाद पे? कि हमें भाई डर है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। इंदिरा गांधी के जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हो, इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशंस वगैरह जो हैं वो लेकर के आए गए थे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा कि भाई क्या क्या जो आपके राइट टू फ्रीडम है या फिर राइट जो चीज़ें हैं उसके अंदर आती हैं। इसका वर्ड क्या है? स्पैम, स्पॉट एंड कॉप एंड ईडी, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर प्रॉपर आर्टिकल्स के थ्रू समझाई हैं कि भाई हर एक इंसान की जो लाइफ एंड लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको आज़ादी है, पर बाय लॉ वही कि अगर आपने कुछ क्राइम किया है आपको डेथ सेंटेंस जो है वो कोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट इज भाई प्रोटेक्शन क्या है कि भाई कोई भी अरेस्ट बिना किसी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड पे बिना अरेस्ट वारंट के नहीं कर सकते हो, और अगर आपने किया भी है तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा कि किस बुनियाद पर आपने किसी को अरेस्ट किया है। कहते हैं ना अरेस्ट वारंट दिखाओ भाई हमें, क्यों आए हो तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई स्कोप एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कि भाई क्या है कि ह्यूमन की डिग्निटी, उसका जो शेल्टर है, लिव लाइट, वो जहाँ चाहे वो बना सकता है, उसकी खुद की डिग्निटी होनी चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन वही जो साइड में आपको फोटो दिख रही है कैसे वो एक जेल के अंदर बंदा इंसान, तो उसी का मतलब वही है कि भाई उसको खाली एक जगह पे जेल के अंदर जो है अपने घर के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। उसको हमने प्रिवेंट कर दिया है कुछ भी आगे होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका राइट टू एक्यूज। राइट टू एक्यूज में क्या है भाई कि जिसने भी क्राइम किया है उसके लिए भी राइट्स हैं, उसको राइट्स है कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सके, ठीक है। अगर वो जेल के अंदर है तो उसको राइट्स हैं कि भाई उसका एक जो इन्वायरमेंट है ना वो बिल्कुल गलीचों वाला जो होता है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके पास भी राइट्स है हर एक चीज़ के, जो आप कह लो कि जेल के अंदर भी ना राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं जो बिल्कुल गंदी तरीके से कभी कभार बॉलीवुड में दिखा देते हैं कि बिल्कुल ऐसे लीचड़ा वाला तरीके से रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रिमिनल्स के भी राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट है किस चीज़ का कि वो ट्रायल जो है कोर्ट के सामने जो ट्रायल है उसका भी ट्रायल होना चाहिए, जैसे कि वो मिसाल लालोंग से केस में हुआ ना इतना लेट हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है भाई कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन और डबल जेपार्टी। डबल जेपार्टी का मतलब कि सेम क्राइम के लिए जिसके लिए तुम्हें ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है तुम उसके लिए दोबारा उसको सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ी हैं भाई कि भाई राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें ये राइट्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि वर्ड आपका किससे निकलता है? टैक्स से। फर्स्ट आपका आर्टिकल 23, बहुत ही छोटू सा टॉपिक है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। तो आर्टिकल 23 के अंदर आता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, टेक का टी, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर का प्रोहिबिशन करना। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई कैसे जो ये फोर्स लेबर, जो आपको मैंने फोटोज़ लगा रखी है ना साइड में कि बच्चों के साथ फोर्स लेबर हो रहा है या फिर जो भी कोई बड़े हैं उनके साथ फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था ना हथकड़ियों के बिल्कुल ऐसे जाम करके लेबरों से काम करवाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती आज के टाइम पे, ठीक है। उसका प्रोहिबिशन करना। ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिकिंग होता है, एक जैसे आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, मर्दानी मूवी, ठीक है, रानी मुखर्जी की मूवी है, उसमें कैसे लड़कियों को एक प्रॉपर एक बड़े से जो ट्रक है उसके अंदर भर करके एक दूसरे को लेके जाया जाता है, तो वो ट्रैफिकिंग वो करना भी अलाउड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ट्रैफिकिंग चाहे वो ह्यूमन लेबर हो गया, चाहे वो उस टाइम पे जो वो प्रोस्टिट्यूशन है किसी भी चीज़ के लिए लेकर के जा रहे थे मूवी में वो हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो आर्टिकल 23 के अंदर यही चीज़ें लिखी गई हैं और अगर आप ये करते हुए पाए गए तो फिर ये एक पनिशेबल
एक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस जॉब्स। देखो बहुत सारे हजार्डियस जॉब है, ठीक है। जैसे कि आप कह लो जो पटाखे बनते हैं उसमें जो तो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सारी हजार्डियस जॉब्स हो गई, ठीक है। जो ड्रिलिंग का काम एक बच्चा यहाँ पे कर रहा है वो काम हो गया, जो साइड में एक बच्चा और एक बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसे वो काम कर रहा है। तो ये सारे क्या, ये सब हजार्डियस जॉब्स हैं जिसके लिए तुम बच्चों को इसमें नहीं ले सकते। तो इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो सामने निकल करके आया, ठीक है। जो कि अभी हमने ऊपर फ्रीडम राइट में पढ़ा है, आर्टिकल 21 है, तो वो उसी के अंदर आता है, ठीक है। चिल्ड्रन अंडर 14 जितने भी एज हैं उनको हजार्डियस जॉब पे आप नहीं ले सकता। अगेन वो भी एक पनिशेबल एक्ट है किसका, बाय लॉ को। उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मिड डे मील स्कीम्स निकाली जाती हैं। क्यों निकाली जाती है? इसी वजह से कि जो बच्चे हैं, अब बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, खाना खाने के लिए वो पैसे कमा रहे हैं, तो इसी वजह से क्या, और उनको खाना तो मिल रहा है। पर अब जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, मिड डे मील स्कीम्स निकालना क्यों निकली है, इनके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कि ये बच्चा जो है वो कहीं बाहर काम पे नहीं जाएगा, वो यहीं पे काम करेगा, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, ये स्कूल्स तो बना दिए गए स्कूल्स, पर जो बच्चे होते थे वो आधे दिन के बाद फिर जो घर जाते थे ना खाना खाने के लिए लंच ब्रेक में, फिर वो वापस ही नहीं आते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद वो गए तो गए रह गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाली कि पहले जब पीरियड में पढ़ाई होगी, फिर स्कूल में ही लंच होगा, मिड डे मील स्कीम जो है वो चलेगी, फिर उसके बाद वापस से पढ़ाई होगी। जिससे क्या होगा, एक तो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, वो स्कूल के एनवायरनमेंट में ही रहेंगे और उनको वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ है। आपको लग रहा हो कि भाई लंच के लिए कौन ही रुकता है, क्या है, पर बच्चों के लिए, या फिर आप जो एक्चुअल ग्राउंड्स पे आकर के सोचोगे जिनको खाना नहीं मिलता, जिनके लिए वो ऐसे हजार्डियस जॉब करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ही जो है इम्पॉर्टेंट एक काम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम जो है जो गवर्नमेंट ने निकाली है। सोशल एंड वेलफेयर पॉलिसीज़ इसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपको जो भी कोई रिलीजन फॉलो करना है आप उसको अच्छे से अपने मनपसंद से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सीएम तारे, तारे माने सितारे, ठीक है, चांद सितारे होते हैं ना, सितारे, तो सीएम तारे। सबसे पहला आपका आता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप जो मर्जी में, जैसा मर्जी में आपको रिलीजन आ रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है। माना किसी को है कि भाई किसी को कुछ फॉलो नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आप कुछ नहीं भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आपको जो धर्म फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका सी फॉर आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जिसके अंदर आपका 3 पीज़ हैं, ठीक है। सी के साथ आपके 3 पीज़ भी लगे हुए हैं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी काफ़ी सारे जो ये रिलीजियस ऐसे अफेयर्स हैं उसको काफ़ी सारे ऐसे, जैसे ये आप मान लो सती प्रथा हो गया, ठीक है, उसको अबॉलिश किया है। क्यों अबॉलिश किया है? क्योंकि वो एक बारबैरिक प्रैक्टिस थी, ठीक है। कि भाई जैसे सती प्रथा का मतलब क्या समझते हो, जैसे कि भाई किसी औरत के जो पति है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के साथ साथ जो अब विडो है, जो औरत है जिनका पति मर गया है बेचारा, उसको भी उसी की चिता पे बैठना होगा। दैट इज़ नोन एज सती प्रथा। तो ये इतना बारबैरिक, सुनने में ही लगता है कि जिंदा आप किसी औरत को ऐसे बिठा रहे हो अपने पति की चिता के ऊपर, ये कितना हिडियस क्राइम है, बहुत ज़्यादा ही बेकार क्राइम है, ठीक है। तो उस चीज़ को बैन किया गया, ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर। वैसे रिलीजियस प्रैक्टिस आप फॉलो आज के टाइम पे नहीं कर सकते। वो क्या है, वो एक पनिशेबल एक्ट बाय लॉ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आते हैं भाई, आर्टिकल 26 दैट इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जहाँ पे आपका जो वर्ड है वो है एम मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब होता है कि भाई आपको जो भी कोई अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि आपके स्कूल में भी जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था, मुझे आपके स्कूल का नहीं पता है, ठीक है। मेरे स्कूल में क्या होता था कि मेरे स्कूल में जब प्रेयर होती थी ना, तो हम लोग ये गाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो बेसिकली क्या है, ये हमारी हिंदी मतलब हिंदू लोगों की प्रेयर्स है ना। तो होता क्या है, अब कोई मुस्लिम बच्चा है हमारे स्कूल में, कोई क्रिश्चियन बच्चा है हमारे स्कूल में, कोई सिख बच्चा है, तो वो सब मिल करके हम एक साथ गाना गा रहे हैं।
मेरा जैसे प्राइवेट स्कूल था, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपको जैसे मर्जी में आए, आप जो मर्जी में आप गाना गा सकते हो, आप कोई भी रिलीजन आपको जिसको फॉलो करना है। मेजॉरिटी क्या होता था, हिंदुज़म होता था, तो हिंदू के हम गाने गाते थे, गाने गाने मतलब प्रेयर्स हो गए, हम उन्हीं के गाते थे, ठीक है। तो होता क्या है इससे, मेरे पास मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास राइट है कि वो जैसे मैनेज करना चाहे अपने रिलीजियस अफेयर्स से उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल हो गए, वो जैसे चाहे वैसे उसको चला सकता है, ठीक है। पर यही सेम काम पब्लिक, जितने भी पब्लिक ओन्ड हो गए, गवर्नमेंट ओन्ड हो गए इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ लगा सकते हो, वो है देशभक्ति के गाने, ठीक है, देशभक्ति, क्योंकि हम पूरे एक इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे आप नहीं गा सकते गाने भाई, जैसे कि हम लोग हिंदुज़म के गाने गा रहे हैं या फिर कोई मुस्लिम्स के जितने भी आप प्रेयर्स है वहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आप चलेगा आपका वंदे मातरम, वहाँ पे चलेगा आपका नेशनल एंथम जन गण मन, बस नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम यही चलता है वहाँ पे, और कुछ नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको अलाउड है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है वो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 26M, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको जैसे मैनेज करना है आप वैसे मैनेज कर सकते हो। आपको मैंने फोटो लगा रखी है, एक ऊपर साइड में भारत का बीच में झंडा है, एक साइड आपका ऐसे दीपक जल रहा है, एक साइड आपका ऐसे बिल्कुल चांद और सितारा है। मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, तो उनको अलाउंस है कि आप कर सकते हो ये काम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है भाई कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, इसको समझाने से पहले आर्टिकल 26 पे वापस बढ़ते हैं कि अगर गवर्नमेंट देखती है ना कि कहीं पे कोई भी रिलीजन का ऐसे मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी वजह से कोई वायलेशंस आ रही है, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है, ठीक है। आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया था अभी सती प्रथा का, ठीक है, उसके में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया भाई, बिल्कुल किया। आपका पहले था कि भाई ह्यूमन के सैक्रिफाइसेस का, उसका पहले बहुत ज़्यादा होता था, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ। तो तब क्या हुआ, तब हमारे जो गवर्नमेंट ने उसने इंटरफियर किया, ठीक है। नेक्स्ट वापस हम लोग आर्टिकल 27 के ऊपर आ जाते हैं भाई। क्या है भाई, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को चलाने के लिए अगर आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी जो रोक टोक है वो नहीं की जाएगी। बिल्कुल सेम जो वर्ड है उसका उसी का मतलब है यहाँ पे एज इट इज, और कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ डीप मीनिंग वाली बातें नहीं है, ठीक है। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में थी वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको टैक्सेस पे करने हैं आप कर सकते हो। अब आते हैं भाई हम लोग आर्टिकल 28 के ऊपर, जहाँ पे क्या है, जो आपका तारे का जो आर्य वर्ड बचा है ना वो यहीं से निकला है। कैसे भाई, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे जो आपको मैंने फोटो लगाई हुई, जैसे कि सारे बच्चों ने एक साथ ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, मतलब वो हाथ जोड़ना किस में होता है, हिंदू में ही होता है, वरना मुस्लिम्स में तो ऐसे होता है ना, हाथ जोड़ना हमारे हिंदू में ही होता है। तो क्या है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे आपको जैसा आप वर्शिप कराना चाहो, जैसी आप बातें करना चाहो आप वहाँ पे करा सकते हो, पर बशर्ते वो गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड हमारी जो कंट्री है, कंट्री के अंदर हम लोगों ने सेक्युलरिज्म फॉलो किया हुआ है, जहाँ पे हम किसी भी एक जो धर्म है, जो जाति है, जो कल्चर, उसको हम एक ऐसे डोमिनेंस नहीं देते हैं। इस वजह से हम सब रिलीजन्स को, सारे जो कल्चर है उन सबको फॉलो करने की हम लोग आज़ादी देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस फॉर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, क्योंकि मैं आपको बता, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सती प्रथा को बैन किया, ठीक है, बिगामी को जो है उसके ऊपर लॉज निकाले। जैसे कि जो एक हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है, यही होता है ना हमारे हिंदू कल्चर में कि एक शादी के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम्स की बात अलग है, पर हमारे हिंदू कल्चर में तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए हैं, वहाँ पे वो सामने आई है, और वहाँ पे उन्होंने क्या किए, इम्पोज किए रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसी के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि भाई रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में कभी कभार आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही फाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही ऐसे टेंशन का जो मौसम है, जो हालात है वो बन जाते हैं। जैसे 3 तलाक की बात हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा कितने ज़्यादा हाई अमाउंट में उस टाइम पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे बिल्कुल झगड़ा होना शुरू हो गया था, बिल्कुल ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस बन गई थी, ठीक है। ओके भाई, जो मैं आपको लास्ट में बात समझाई क्या कि स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशंस रन किए जा रहे हैं, वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की, कोई भी पर्टिकुलर कल्चर की बातें जो है वो नहीं पढ़ाई जाएंगी, नहीं सिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री क्या है, वो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो आपका
पूरा मेमोनिक में से जो मतलब निकल करके आता है, मतलब जो मैंने आपको वो प्रॉपर सेंटेंस प्रोवाइड किया है, उसके लास्ट में आपका आता है वर्ड लाई, LIE, लाई। लाई में क्या है भाई, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जहाँ पे आपको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की जो है वो आज़ादी दी जाती है। आर्टिकल 29 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। जो आपको साइड में फ़ोटोज़ भी दिख रही है ना, मैंने उसी के हिसाब से फ़ोटोज़ लगाए हैं कि जो भी कोई माइनॉरिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक है। स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो साइट्स हैं ना, वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के जितने भी लैंग्वेजेस है उनको भी मान्यता दी जाए। इसी वजह से हमारा कंट्री जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, किसी को भी डोमिनेंस नहीं दी गई है, सारे धर्म सारे जाति को हम लोग समानताएं देते हैं। तो LIE लाई का ये L हो गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है उसके अंदर आपका आता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि वो जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है वो बनाना चाहे, वो फॉलो करना चाहे, वो कर सकते हैं, ठीक है। IE का मतलब होगा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, IE को उल्टा कर दें इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, बट IE का मतलब वही होगा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो कि आपको साइड में दिख रहा है, ये जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई इंस्टीट्यूशन की, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो क्या है, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है इसके लिए वो आराम से जो इंस्टीट्यूशंस है वो बना सके, वो फॉलो कर सकें, ठीक है। तो यही यहाँ पे तो बहुत, ये भी अगेन बहुत छोटा सा था, जैसे हमारा एक्सप्लोरेशन था वैसे ही बहुत छोटा सा था ये। यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है, वो चीज़ क्या है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 44 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको हटा दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ये आपको अभी आगे आने वाली जो स्लाइड उसमें पता चल जाएगा। वो थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, बहुत एक स्लाइड का टॉपिक है वैसे तो, मैं आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आते हैं कि भाई वही जो मैंने आपको ऊपर बातें बताई हैं अभी दोनों आर्टिकल्स के अंदर, वही आपको नीचे मेंशन है कि भाई बहुत ही डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री के अंदर, डाइवर्सिटी ही मजबूती है हमारी पूरी की पूरी कंट्री, उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो लोग, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, ये एक एग्जांपल हो गया, जामिया मालिया इस्लामिया जो ये आपका कॉलेज है ये हो गया, ये सब क्या है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए दी गई है, ठीक है। जैसे आपका जामिया मालिया इस्लामिया जो कॉलेज है उसके अंदर आपको ना मुस्लिम्स को भी स्पेशल रिजर्वेशन वगैरह जो है वो दी जाती है, पहले मुस्लिम्स को, उसके बाद जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनको, ठीक है। तो ये उनके लिए अलाउंस है कि वो ये काम कर सकते हैं, ठीक। फिर हम लोग आते हैं कि भाई प्रोटेक्शन जो है वो हर एक जो कम्युनिटी है उसके लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो करती ही करती है, एंड हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। मतलब ये कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत ही छोटा सा था ये। नेक्स्ट है आपका भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस 6 नंबर के बिल्कुल टिच है, आने ही आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली सीधे होल्ड करता है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, एक्सप्लेन, ठीक है। अगर ये 6 नंबर में आया तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती है, सिमिलरली जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, आप कोर्ट के पास जा सकते हो। सिमिलरली विद दिस एज वेल, आपका अगर इन राइट्स में से किसी राइट्स का वायलेशन होता है, कौन कौन सी राइट्स, आपकी हेबियस कॉर्पस हो गई, आपकी प्रोहिबिशन हो गई, सेरिटोरिया हो गई, आपकी क्यू वारंटो हो गई, आपकी मंडामस हो गई, अगर इन 5 में से किसी भी रिट का आपका वायलेशन होता है, आप सीधे कोर्ट के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो, ठीक है। अगर और उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई वो जो राइट्स हैं उसके वो प्रॉपर तरीके से लागू किए जाए, माने जाए, ठीक है। BR अम्बेडकर जी ने, जिनकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी लगा रखी है, BR अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, ठीक है। ये आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, फिर किसने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा है, किसने कहा है, भाई BR अम्बेडकर जी ने कहा है। तो ये जो अब मैंने पूरा PPT बना रखी है इसके अंदर बस यही सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब जो मेन काम आता है भाई आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 के अंदर कौन कौन सी जो रिट्स हैं वो मेंशन्ड है, इसको रिट्स बोलते हैं, WRITS, रिट्स, राइट्स नहीं बोलते, ठीक है। 5 रिट्स है जिसके अंदर मेंशन्ड है। सबसे पहले आता है आपका हेबियस कॉर्पस। देखो हेबियस कॉर्पस की पहले डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड। यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट के सामने, ठीक है, उसके सामने लॉयर होता है, लॉयर जो है वो जाकर के बोलता है जज साहब मेरे इस मुलाजिम को, ठीक है, मेरे जो ये क्लाइंट है इसको
अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, इनको अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया है, इसकी मुझे रिलीज़ चाहिए। क्योंकि कहा था ना मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको सामने लेकर के आना है कोर्ट के अंदर। यही है कि आपने किस आधार पे अरेस्ट किया। नेक्स्ट आपका मैं ना साइड में आपका जो एक चार्ट लगा दूंगी जहाँ पे इसका हिंदी में आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका मंडामिस। मंडामिस का मतलब होता है डायरेक्टेड टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी दैट दे आर फेलिंग टू डू। अब यहाँ पे क्या है, कोर्ट के सारी की सारी चीज़ें कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। कोर्ट के सामने क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंसान है, उसने बोला कि जज साहब ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, ये मेरा जो केस है, FIR है, वो लिखने को राज़ी नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो दिख रहा है आपको वहाँ पे वैसे फ़ोन लेकर के बैठा हुआ है, वो काम वहाँ पे वो बता रही है अपने कि हाँ भाई मेरे को अपने FIR लिखवानी है, वो लिख रहे हैं पुलिस वाले नहीं लिख रहे। तो क्या हो सकता है, इसके लिए फिर मैं आप कोर्ट में जा सकती हूँ। कहाँ पे, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले हाई कोर्ट में जाऊँगी, वहाँ पे बात नहीं बनी मेरी, वहाँ पे किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। पर आपको ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ सकते डायरेक्टली ऊपर, ठीक है। ये भी एक कानून का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। कि तुम भाई अपने दायरे में रह करके ही काम करो। जो लोअर कोर्ट है ना, जो हर स्टेट में होती है, लोअर कोर्ट्स वगैरह होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो होती हैं, वो अपने दायरे में ही रह करके काम करें। वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो अपना एरिया है काम करने का, उसके बाहर काम ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया आपके वाटर रिवर रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। नदियों का पानी कैसा जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना किस में बटेगा, ये सारी चीज़ें स्टेट के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया किसका भाई, प्रोहिबिशन का। कि प्रोहिबिट कर दिया किसको, हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को, कि तुम अपने प्रोहिबिशन मतलब अपने जो एरिया है ना उसी के अंदर काम करो, उसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करो। ये जो वर्ड्स जैसे जैसे है ना, इसको वैसे ही लिख करके आना पेपर में, ठीक है। आई नो कि कंसेप्ट समझना क्लियर होना चाहिए, वो आपको समझाया मैंने अभी कि भाई जितने काम है, जितना एरिया है, उसी के अंदर रह करके काम करना है, ठीक है। पर जो ये वर्ड है ना ज्यूरिसडिक्शन, ये लिखना इंपॉर्टेंट है पेपर में, उससे अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्यो वारंटो, मतलब चैलेंजेस अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। कि कोई भी इंसान जो कि पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको चैलेंज करना कि आप किस अथॉरिटी से उस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, कोई फर्जी डॉक्टर है, वो फर्जी लिफाफे है, नॉर्मल लोगों को कैसे पता चल रहा है, ठीक है। नॉर्मल लोग है वो तो जाएगा कि वहाँ पे क्लिनिक खुला हुआ है, पब्लिक गवर्नमेंट का सर्वेंट है वो तो काम कर रहा है, वो तो भाई अच्छा होगा, डॉक्टर है, मैं जाकर उससे दवाई ले ली, लो मेरे को जो बीमारी थी उसकी मुझे और एक और नई बीमारी लग गई, तो वो फर्जी पोजीशन है, तो उसके खिलाफ मैं जा करके कंप्लेन कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, क्यू वारंटो कर सकती हूँ कि भाई ये किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ कि तुम किस अथॉरिटी से वहाँ बैठे हुए हो। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कोर्ट के पास जाऊँगी, कोर्ट उसको क्वेश्चन करेगा, ठीक, ओके। लास्ट इज योर सेरिटोरिया है, जिसमें क्या होता है, क्या है, ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस टू द हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। देखने के लिए जहाँ पे जो लोअर कोर्ट है, वो जो लोअर कोर्ट को आदेश देता है, कौन, हायर कोर्ट आदेश देता है कि जो भी कोई केस है वो तुम मेरे पास ट्रांसफ़र करो। लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है भाई किसी न किसी तरीके से तुम्हें फांसी की सज़ा होती है, ठीक है, तुमने कोई भी क्राइम किया तो फांसी की सज़ा होती है। फिर वो जो हायर कोर्ट है वो कहेगा अरे भाई किस उससे दे रहे हो, तुम एक काम करो, तुम ये लॉ मुझे दे दो, ये जो पूरा का पूरा केस है ये मुझे पास कर दो। तो फिर वो हायर कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो वेल विद दिस यही था आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नेक्स्ट है आपका भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये अगेन आपका छोटा सा बॉक्स है, तो मैं इसको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने वही हाईलाइट किया है, वही इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब आया भाई, 1993 में आया था, जहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया किसको, ह्यूमन राइट्स को, नॉर्मल ह्यूमन की जो बेसिक जो सिटीजन की जो राइट्स थी, ठीक है, जो कि हमने वो मचाल लॉन्ग्स वाले केस में भी सुना था ना। जब वो आया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, उसके बाद ही उसको बेल मिली, उसके बाद ही उसका ट्रायल हुआ, ठीक है, उसके बाद ही उसको क्या, उसको बेल मिली और फिर जाके वो रिहा हुआ बेचारा 54 ईयर्स बाद, ठीक है। तो ये कब हुआ वो रिलीज़, जब वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो निकल करके आया, ठीक है। उसने इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। क्या है भाई, ये सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, पुअर हो, इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, रिच हो, सबके लिए ये अवेलेबल होना। कौन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाली चीज़ें किस से कंप्राइज होता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज टू ह्यूमन राइट्स
एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली ये याद करने की ज़रूरत है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे इंडिया में फॉर्म हुआ। कब हुआ भाई? 1993 में वो फॉर्म हुआ था। उसका मेन पर्पज़ क्या था कि जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो इलिटरेट है, पुअर है, रिच है, कैसे भी लोग हैं, irrespective ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, एनीथिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, एनीथिंग, ठीक है, सबको जो है प्रॉपर जो ह्यूमन राइट्स है वो मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। वही है, इसके अंदर बहुत सारे फिर कंप्लेंट्स भी हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुनने, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे? कस्टोडियल डेथ्स हो गई, रेप से रिलेटेड जितने भी केसेस वगैरह हो गए, डिसअपियरेंसेस हो गई, ठीक है, अथॉरिटी ने जहाँ पे काम नहीं किया, जैसे कि जो फ्रिट्स वाला केस हो गया आपका, ठीक है, जब अथॉरिटीज़ ने किसी पब्लिक जो ऑफिस लेकर के बैठा हुआ है उसने काम नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने देखी है और ध्यान दिया है, ठीक है। इसमें एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पंजाब में जब डिसअपियरेंस का केस हुआ था वो, और जो गुजरात में राइट के केसेस हुआ थे वो, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए कि हाँ भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वहाँ पे उस जगह पे काम किया है, उसको ध्यान में रखा। नेक्स्ट इज आपका जो अब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी कोई, अब हमने पढ़ लिया हर एक चीज़ जो हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए लीगली इन्फोर्सेबल है, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर केस हो सकता है, या फिर अगर कोई वायलेशन कर रहा है हमारे इनका तो हम उसके ऊपर जा कर के केस कर सकते हैं, ठीक है। हमने सारी चीज़ें जान ली, तो सबके लिए बिल्कुल लीगली चीज़ें थी, ठीक है। अब जो सीन है, अब जो केस है, अब क्या है, यहाँ से सारा खेल शुरू होता है मोरालिटी का, ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसीज़ की, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग DPSP सिस्टम पे बात करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे जो मेन फंक्शन है, जो मेन प्रिंसिपल है DPSP सिस्टम का, वो यही है कि कैसे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अचीव किया है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। जैसे हमारा कंट्री क्या है, आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है। प्रियम्बल में क्या गिवन है कि भाई हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, आप कह लो जितने भी जो जस्टिस है वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मिलेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के अंदर है, तो ये सब कैसे मिलेंगी? ऐसे ही तो मिल रही है, DPSP सिस्टम के थ्रू ही तो मिल रही है, ठीक है। जो मॉरल प्रिंसिपल्स की बातें होती है, वैल्यूज़ की बातें होती है, वो सारी की सारी बातें आपकी DPSP सिस्टम में मेंशन्ड है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जितने भी हमारे फ्रेमर्स थे उनको ये बात लगी कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को मॉरली आनी चाहिए, जो लोगों को वैल्यूज़ होनी चाहिए जिन चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल अगेन वेलफेयर पॉलिसीज़ हो गई आपकी, एजुकेशन की पॉलिसीज़ हो गई आपकी, ठीक है, राइट टू लिवलाइहुड वाली चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है, एडुकेशन हो गया, वर्क हो गया, ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट, फ्री एयर, ठीक है, फ्री एयर आई मीन क्लीन एयर, ठीक है, सब क्या है, ये सारी की सारी हमारी बेसिक राइट्स है, ये सारी हमारी मॉरल राइट्स है कि हाँ ये होना चाहिए ही चाहिए। वो सारी चीज़ें की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मेंशन्ड है कहाँ पे, आपके DPSP सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल, हमें लीगली इन्फोर्स नहीं की गई पर वो हमें मॉरली अपनानी चाहिए, मॉरली हमारे पास होनी चाहिए वो सारी की सारी राइट्स, ठीक है। ओके अब यहाँ पे कुछ इसे सोसाइटी के लिए क्या गोल्स है कि भाई वेलफेयर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए इनइक्वालिटी। जो मैं यहाँ पर साइड में फ़ोटोज़ लगाई है ना वो उसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो साइड में फ़ोटो ऐसे 9 फ़ोटो थी जिसके अंदर, उसके अंदर सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं मेंशन्ड है कि भाई हर एक इंसान जो इसके लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिसेबल्ड है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है डिसेबल्ड लोगों के लिए भी राइट्स हैं। आपने देखा होगा कि भाई आज के टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड इनफैक्ट मेरे स्कूल में जब मैं निकल रही थी, लाइक मैं 12th पास कर रही थी, तब मेरे स्कूल में भी ये फैसिलिटीज़ आ गई थी कि जो व्हीलचेयर वाले लोग हैं उनके लिए ना स्लोप बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो आराम से हर जगह फ्रीली मूव कर सके, उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटीज़ होते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली आपके मेट्रोज़ के अंदर, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके लिए स्पेशली एक तो लिफ्ट वाला सिस्टम होता है जो जितने भी आपके जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो व्हीलचेयर पे लोग हैं उनके लिए, ठीक है। स्पेशली जो आगे फ्रंट जो कोच होता है वो विमेन का होता है, विमेन के कोच में भी आगे एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशली जगह खाली होती है। स्टार्टिंग की जो सीट्स होती हैं वो उनके लिए ही होती हैं, ठीक है। अगर कोई वुमेन आगे बैठ भी जाए ना तो वो आकर के उनको वहाँ से उठा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई ये तो मॉरली चीज़ें हैं जो कि होनी ही चाहिए, जो कि ऐसे लीगली इन्फोर्स नहीं की गई, बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है किसकी, नॉर्मल सिटीज़न की, ठीक है।
ओके, इंडिविजुअल राइट्स की बात करें, वही लिवलाइहुड कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आराम से रह सकूँ, मेरे को जीने का अधिकार है, घर बसाने का अधिकार है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इक्वल पे, एजुकेशन, वर्क, ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी डीपीएसपी सिस्टम में भी मेंशन्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे एजुकेशन की, तो वो तो खैर आप प्रॉपर आपका राइट के अंदर आ गया, आर्टिकल 21A के अंदर आ गया। पर पहले क्या था, पहले वो इनफैक्ट आज के टाइम पे भी वो डीपीएसपी सिस्टम के अंदर भी मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इस भाई की गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये कैसे वो सब हर जो ट्राइब है, हर जो लोग हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ लेकर के आई, ठीक है, मनरेगा की पॉलिसीज़ लेकर के आई, शेड्यूल कास्ट के लिए जो पॉलिसीज़ है वो लेकर के आई, उनके लिए रिजर्वेशंस लेकर के आई। ये सारी चीज़ें जो कि हमें पता है किस में आती है, वह डीपीएसपी सिस्टम के अंदर आती हैं। अब डीपीएसपी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। अब ये जो पूरा का पूरा आपको साइड में दिख रहा है ना, ऐसे जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं अलग अलग कलर से, साथ साथ उनको मिलाते चलना जो फोटोज़ है उससे। जैसे सबसे पहला है, जैसे डीपीएसपी सिस्टम आया तब वो क्या हुआ भाई, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। आज के टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम इज़ नॉट एट ऑल देयर, ठीक है। पहले के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब ज़मींदारी सिस्टम होता था, ज़मींदार के पास प्रॉपर्टी होती थी, वो अपने अंडर बहुत सारे जो लोग हैं उनको काम करते थे और उनसे क्या लेते थे, टैक्सेस वगैरह लेते थे। आज के टाइम पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ज़मींदारी सिस्टम हो गया। सबसे टॉप वाली फोटो है। नेक्स्ट इज भाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ये क्लास आप 12th में पढ़ने वाले हो कि भाई जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था तो 14 जो बैंक्स हैं ना उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, वो नेशनल बैंक्स में कन्वर्ट कर दिए गए थे, ठीक है। दिख रहा है 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स ये आपका यही है पूरा आपका क्लास 12th के अंदर, ठीक। नेक्स्ट इज भाई लेबर लॉज और मिनिमम वेजेस के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा, उसके ऊपर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज़ है वो निभाई जाएंगी और गवर्नमेंट उनके प्रति जितने भी फ़र्ज़ हैं वो निभाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, सबको इक्वल और मिनिमम वेजेस जो हैं वो देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज भैया कि आपका प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे आए थे 1990s के बाद, ठीक है। 1991 के टाइम पे हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जहाँ पे मेजर वर्क किया था कि भाई लिबरलाइजेशन होगा, मतलब कि जितने भी आराम से हमारी जो कंट्री के जो बैरियर्स थे वो हटा दिए गए थे। प्राइवेटाइजेशन होगा कि भाई जितनी भी कंट्रीज़ की एमएनसीज वगैरह हो गई वो हमारे इंडिया के अंदर आराम से आ सकती है, अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप कर सकती है, कंपनीज़ को सेटअप कर सकती है। ग्लोबलाइजेशन, हम पूरे वर्ल्ड में अब ग्लोबलाइजेशन करेंगे, ठीक है। पर उसी टाइम पे इस चीज़ का ध्यान देना कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से इसको डीपीएसपी सिस्टम के अंदर डाला गया। जो मैंने फोटो लगाई हुई है यहाँ पर देख रहे हो कैसे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज भाई आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज़। वही बात हो गई एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन देना। राइट टू एजुकेशन, हर एक बच्चे को जो भी कोई एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको मैंडेटरी है कि वहाँ तक वो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो मैंडेटरी है, वो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली है, उससे नीचे आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, ठीक। नेक्स्ट इज भाई कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था जब मैं आपको बता रही थी वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन जब पढ़ाया था उसमें लोकल गवर्नमेंट्स वाला जो सेक्शन था उसके अंदर था तहसील्स, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम सभा। तो पंचायती इंस्टीट्यूशंस का होना ये बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, सेम बात कि हर एक चीज़ स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट नहीं देख सकती। एक छोटे से गांव में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो कौन समझेगा, जो उस एरिया में रहता है, जो उस एरिया में जो पंचायत है वहाँ पे वही समझेगी। जहाँ पे पूरे 5 लोगों का ये ग्रुप होता है जो कि पूरी की पूरी जो गांव है उसके लिए डिसाइड करता है, बाकी लोगों के साथ मिल करके डिस्कशंस होते हैं इनके, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट इसको समझने के लिए सबसे अच्छी सीरीज़ इस पंचायत, ठीक है। उसको जाकर के देखना, उसको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है वो। तो सब कुछ समझाया हुआ कि गांव में एक्चुअली गांव में कैसे काम चलता है, ठीक है। तो वो उसकी भी इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर मेंशन किया गया। नेक्स्ट इज़ आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स। वही जो मैंने मनरेगा की बात की थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, इसके अंदर 100 दिन के लिए जितने भी जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको काम करने के उनको अलाउंस मिलेगी, उसके बाद उनको पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है।
और लास्ट इज़ आपका मिड डे मील स्कीम। अगेन वही चीज़ जो मैं आपको पहले बताया कि हाँ भाई दिन में जो है वो खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसको, बच्चों को, ताकि एक तो प्रॉपर वो स्कूल अटेंड करें, स्कूल के बाहर ना जाए और उनको पढ़ने में और मज़ा आए। ठीक है, खाली पेट कौन ही पढ़ता है, आप भी नहीं पढ़ते, ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ाती, मैं भी लंच करके आई अभी। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज भाई आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो पेज है, अगेन दिस पेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वही बातें हैं जो मैंने आपके साथ अभी करी, बिल्कुल इसको खाली वर्ड्स में लिखा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट इसकी भाई वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वेलफेयर लाना लोगों के लिए कि भाई सबके लिए जो है प्रॉपर सबको जस्टिस प्रोवाइड मिले, सोशली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया और पॉलिटिकली सबको जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की भाई हर एक जो लोग हैं सबके साथ इक्वालिटी तरीके से सबको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए। पानी आपके घर में भी आता है, शाम को मोटर चलती है, सुबह मोटर चलती है, आपके घर में भी आता है, आपके साइड में जो बैठा हुआ है उसके घर में भी मोटर चलता है, उसके घर में भी पानी आता है। तो सबके साथ रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली बांटे जा रहे हैं। आप सोसाइटी का पार्क यूज़ कर सकते हो, आपके दोस्त भी सोसाइटी का पार्क यूज़ कर सकता है, ठीक है, आपका दुश्मन भी सोसाइटी का पार्क यूज़ कर सकता है। तो क्या है, सबके साथ इक्वली बट रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस को प्रोवाइड करना ये हमारा मेन फोकस है कि भाई सब सारी कंट्रीज़ के साथ हम लोग पीस मेंटेन करके चले। ठीक है, नाम की पॉलिसी वैसे है हमारी, तो हम सब कंट्रीज़ के साथ जो है पीस मेंटेन करके चले। नेक्स्ट इज़ भाई पॉलिसीज़ की भाई कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई गई थी किसके अंदर, डीपीएसपी सिस्टम के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि ऐसे लॉज लेकर के आना सिटीजन्स के लिए जो हर एक सिटीजन पे लागू होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, मतलब कि शराब का सेवन करना इट्स वेरी वेरी प्रोहिबिटेड। ठीक है, आपकी चाहे एज हो जाएगा इस तब भी मत पीना। ठीक है, वैसे तो 18 ईयर्स तक से पहले आप पी नहीं सकते, 18 से 21 साल के बीच में आप पी सकते हो पर आप खरीद नहीं सकते, आपको लीगल राइट नहीं है। और 21 साल के बाद आप उसको खरीद भी सकते हो, आप उसको पी भी सकते हो, पर मत करना। ठीक है, नेक्स्ट इज भाई कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उसका प्रमोशन करना। वही सेम बात जो है कि भाई वो वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो है अपलिफ्ट हो, वो भी मार्केट में सामने आए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ द यूजफुल कैटल जितनी हो गई उनका जो प्रिवेंशन करना कि भाई उनका कत्ल ना किया जाए। ठीक है, उसका प्रिवेंशन करना। बहुत ही छोटी छोटी लेम बातें हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल और डीप में नहीं जा रही, वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट इज भाई प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत का प्रमोशन करना कि भाई हर एक विलेज में पंचायत, वही 5 जो 5 लोगों के जो ग्रुप होते हैं, मेंबर होता है, उसका होना चाहिए ताकि जो नॉर्मल लोकल ग्राउंड्स है उस पर भी काम हो सके। नेक्स्ट इज आपका नॉन जस्टिकेबल राइट्स, इसका मतलब कि ये जो राइट्स हैं ये डिसाइड नहीं किए जा सकते कोर्ट के द्वारा, या फिर आप इसके लिए जा नहीं सकते कोर्ट में कि क्या जाओगे भाई कि एडुकेट लिवलाइहुड, कि आपको क्या जीने का तो प्रॉपर एक घर संसार बचाने का अधिकार नहीं है, आपको लिवलाइहुड आप जब चाहते हो रोटी कपड़ा मकान उसका अधिकार नहीं है, आपको अधिकार है। येस, ठीक है। नेक्स्ट इज की इक्वल पे होना चाहिए वुमेन और मेन के वर्क के लिए, और इन दोनों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली ना वही जो आपके साथ स्टार्टिंग में था। ठीक है कि भाई वुमेन है और मेन है, दोनों ही टीवी रिपोर्टर्स हैं, दोनों ही सेम एज के हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है भाई आपके प्रॉपर डीपीएसपी सिस्टम के अंदर कि हाँ भाई ये मॉरल राइट्स हैं, ये होने चाहिए, इक्वल पे दोनों को ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके सीनियर टीचर्स हैं, ठीक है, आपके एक टीचर हैं जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, आपकी एक टीचर है जो आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, जस्ट बिकॉज मैथ्स इज़ अ टिपिकल सब्जेक्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, नहीं। अगर दोनों सेम है, दोनों सेम क्लासेस को पढ़ाते हैं तो दोनों को ही इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। राइट टू वर्क होना चाहिए भाई, आपको अधिकार है काम करने का। वही है ना कि अगर आपको कोई रोक रहा है, कोई ST SC OBC वाली बात आ गई, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप अगेन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका लास्ट ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, कि भाई एटलीस्ट 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनका तो एजुकेशन होना चाहिए, और जितने भी चाइल्डहुड केयर है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कुछ छोटे छोटे मॉरल राइट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपका भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपको एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे, वही है, खाली मैंने इसको यहाँ पे हल्का सा एलैबोरेट किया है। एलैबोरेट इसलिए किया है ताकि जब आप अपना आंसर अगर लिखो ये क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, तो बेसिकली आपके वर्कशीट से क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर में आ सकता से ज़्यादा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर 1 नंबर में आएगा, क्या आएगा भाई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे आउटलाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 51A में आउटलाइन है सारी की सारी चीज़ें, जहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में अगर आप
एज अ इंडियन सिटीज़न अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एंड आपको पता है कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुए आप जा सकते हो सीधे जुडिशरी कोर्ट के पास जा सकते हो। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो एज ए इंडियन सिटीज़न, आपकी वहीं ड्यूटी भी बनती है कि आप एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी कंट्री की एज ए इंडियन सिटीज़न यू शुड फॉलो दैट। आप ब्रदरहुड का जो है कंसेप्ट वो फॉलो करो, आप वुमेंस की इज्जत करो, ठीक है, आप जो हमारे जितना जो फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए इतनी मूवमेंट्स लड़ी हैं, हमारा पे इतना ध्यान दिया है, आप उसको फॉलो करो, उसके वैल्यूज़ को आज भी ध्यान में रखो, उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। एंड जैसा था सॉवरेनिटी, मतलब कि भाईचारा बना करके रखो। हमारे इंडियन जो सशक्त है आज के टाइम पे, उसकी यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखो, ठीक है। एज जब आप कल को पेरेंट्स बन जाओगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर आप किसी को भी ऐसा देखते हो जो कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहा है, बधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं वो करा रहा है, उसको रोको, क्योंकि 14 ईयर्स से नीचे नीचे तक की जो एजुकेशन है वो मैंडेटरी है। आप कभी भी किसी भी पुअर जो छोटे बच्चे हैं ना, या फिर कभी भी कोई बेगर आता है जो बच्चा है, उसको आप रादर देन भीख देने की बजाय उसको आप ये पूछो कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा, क्या उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ भैया हमारे गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे मिड डे मील स्कीम्स हैं जहाँ पे एक तो वो कुछ पढ़ भी पाएंगे और इसी के साथ साथ वहाँ पे वो कुछ खा पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी एक ड्यूटी हो गई एज ए इंडियन सिटीज़न कि आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करो, आप उस चीज़ में ना जाओ, वायलेंस से किसी का प्रोटेक्शन करो, ठीक है। एंड हारमोनी रखना, ब्रिज कल्चर अपने हेरिटेज है उसको बनाए रखना, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन सिटीज़न यू शुड फॉलो देम, ठीक। नेक्स्ट आपका भाई आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी सिस्टम। ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे सारा काम जो है वो चलता है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का मतलब है कि भाई ये दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज़ को कैसे निखार करके बाहर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। देखो भाई फंडामेंटल राइट्स की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इंडिविजुअल से रिलेटेड, ठीक है। इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ लिबर्टी, ठीक है, इंडिविजुअल की राइट टू प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ कुछ गलत होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो जा सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। उसको राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, रिट्स हो गए, मंडामस, जितने भी हमने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पढ़े हैं वो सारी की सारी चीज़ें। हर एक इंसान को अपना राइट है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सके, कोई भी जैसे प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सके। वहीं जब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी तरफ किसकी, डीपीएसपी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, मतलब वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्कीम्स निकल रही हैं किससे रिलेटेड, वेलफेयर ऑफ पूरी सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। मनरेगा स्कीम हो गई, मिड डे मील स्कीम हो गई, ये सब क्या है, ये सब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में है नहीं, ये पूरी कम्युनिटी के बारे में है, ये पूरी सोसाइटी के बारे में है। तो यहाँ पे ये एक इसका बेसिक डिफरेंस है, बेसिक नेचर है। यहाँ पे हम लोग वेलफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, ठीक है। इसका वायलेशन हो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, इसका वायलेशन हो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। ये इसके बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं भाई कि कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन से पहले आपका अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। देखो भाई यहीं से कनेक्टेड है आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम मतलब होता क्या है कि प्रॉपर एक लैंड जो है वो एक ज़मींदार के पास है। अब एक इंडिविजुअल के पास एक लैंड होना, ये उसका पहले जब हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ था उससे पहले ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि फंडामेंटल राइट था, ठीक है। अब होता क्या था, ज़मींदार, अब ज़मींदार का मतलब ये है ना कि इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो बिल्कुल ज़मींदार के पास है। अब कहीं से गवर्नमेंट को कहीं पे पब्लिक के वेलफेयर के लिए पार्क्स बनाने हैं, वहाँ से वेलफेयर, वहाँ से रोड्स निकलनी है भाई, रेलवे के लिए रोड्स निकलनी है, ठीक है। वहाँ से हाईवेज़ बनने हैं, नेशनल ऐसे जो हाईवेज़ वगैरह बनते हैं वो बनने हैं, स्टेट को कनेक्शन के लिए हाईवेज़ बनने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब गवर्नमेंट को उस जगह का यूज़ करना है, पर क्या है भाई वो एक फंडामेंटल राइट है किसी इंसान की, तो उसको तो आप नहीं कर सकते ना, मना नहीं कर सकते। क्या होगा, वो इंडिविजुअल चला जाएगा कहाँ पे, सीधे कोर्ट के पास चला जाएगा, ये तो मेरा फंडामेंटल अधिकार है, इसको आप मुझसे छीन रहे हो,
ठीक है। तो हुआ क्या, इसका अबॉलिशन हुआ। अब इसके अबॉलिशन के टाइम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी सिस्टम के बीच में लड़ाई हुई। अब लड़ाई में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स ने कहा कि भाई आप वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप मेरे को ऐसे फंडामेंटल राइट्स हटा नहीं सकते, ठीक है। इंडिविजुअल की राइट्स है, उसकी राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं क्यों दूँ अपनी ज़मीन, मैं क्यों दूँ कि भाई वहाँ पे रोड बनेगी, रेलवे बनेगी, मुझे क्या लेने देना, मेरी ज़मीन तो जा रही है ना। वहीं दूसरी तरफ डीपीएसपी सिस्टम क्या कहता है, डीपीएसपी सिस्टम कहता है कि भाई वहाँ पे लोगों के लिए, सबके लिए, विकास के लिए वहाँ पे मैं पब्लिक पार्क बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे रेलवेज आना चाहता है, वहाँ पे नेशनल हाईवेज आना चाहती है। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा ही टसल हुई, बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। एंड इसी के वजह से उसी टाइम के बाद केशव नंदा भारती केस भी जो है वो निकल कर ही आया। क्या कि भाई वहाँ पे बात हुई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हो, ठीक है। वही जो अमेंडमेंट आया भी, राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पे हमारे पास है नहीं, वो एक लीगल राइट है 300A आर्टिकल के तहत। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, 300A आर्टिकल के तहत वो आपको एक लीगल राइट है, पर कहीं ना कहीं वो आपका अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहा। इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी है, इनके काफ़ी सारे अच्छी बातें भी हैं, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं केशव नंदा भारती केस का। खाली ये जो आपकी 4-5 लाइनें लिखी हुई है मैंने, वो क्या है, केशव नंदा भारती केस के अंदर बस यही बात की गई थी कि आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उसको अमेंड कर सकते हो, बट आप जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भी, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गई, हमारी जुडिशरी हो गई, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हम ऐसे लॉज नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया था, काफ़ी सारे डिबेट्स और काफ़ी सारी बातें हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी की जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, यस बिल्कुल था, 31 था राइट टू प्रॉपर्टी पर। वो कब चेंज हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया है। अब वो खाली एक लीगल राइट बन गया है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, तब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे, उनको बोल सकते थे कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, गवर्नमेंट हमारी चाह रही है कि वो हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीने और वहाँ पर रोड बनाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी उस टाइम पे जो इतने बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपने पास होल्ड करके रखी हुई थी, जिससे कि जो पब्लिक का वेलफेयर उनके काम के लिए काम नहीं आगे बढ़ पा रहा था। इसी वजह से इसको चेंज करने का जो निर्णय है वो लिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको लीगल राइट बना दिया गया, जहाँ पे जो इसका जो एक पावर था कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के पास, वो अब कम हो गया है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ ना फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, उसके बीच में ये डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट था तो उसमें हायर प्रोटेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट जो एरिया है वहाँ पे उसकी स्टूडेंट थी, ठीक है। वही अगेन वायलेशन हुआ, मैं गई कहाँ पे थी, सुप्रीम कोर्ट के पास। वही जब अब लीगल राइट बन गया है वो एक मेरा, ठीक है, जो कि मैंने आपको तब से स्टार्टिंग में चैप्टर में समझाया था ना कि भाई ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, वो बिल्कुल ऐसे लीगल राइट्स है जो कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देने ही देने पड़ेंगे, उसका कोई भी वायलेशन नहीं हो सकता। दे आर बेटर देन, दे आर फार बेस्ट देन द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। वही जब हम लोग लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो लीगल राइट्स के अंदर क्या है, वहाँ पे लेस प्रोटेक्शन है, जहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो ईजी उसको एक्सेसिबल कर सकती है। अगर रोड बनानी है, कुछ टाइम तक वो इंडिविजुअल को टाइम देगा, उसके बाद वो उस जगह को सीज कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको पैसे भले उस चीज़ के देंगे, बट अगर उनको वहाँ से वो रोड निकालनी है बिल्कुल ऐसे समाज के सुधार के लिए, तो वो वहाँ से वो रोड निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा। पर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी उसके पास से चली गई ना, वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे इस टाइम पे आर्टिकल 31 जो था वो हट गया है। किसके तहत हटा है, 44th अमेंडमेंट के तहत। बस इस पूरे वाले बॉक्स के अंदर आपको यही चीज़ याद करनी है। फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या है भाई कि जो ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने 19th सेंचुरी में इस बात को बताया था। ये महाराष्ट्र से थे और ये रेडिकल सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, जिन्होंने बात बोली थी कि राइट्स के अंदर इक्वालिटी का होना और फ्रीडम का होना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे जैसे हमारा फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ता गया, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग आराम से देख सकते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है ना, उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप के बारे में हमने पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा भाई डीपीएसपी सिस्टम के बारे में, जहाँ पे क्योंकि वेलफेयर पॉलिसीज़ से सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में ध्यान दिया जाता है। तो वेल विद दिस आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है गाइस, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ भी इसमें डाउट है कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन में, तो मुझे ना उसको कमेंट सेक्शन में सेगमेंट में बताना,
ताकि मैं इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसको दोबारा बता दीजिए ताकि मैं उसका शॉर्ट्स लेकर के आऊँ। शॉर्ट्स में मैं आपको ऊपर टॉपिक हेडिंग डाल दूँगी और मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड यहाँ पे मेरे सारे प्रोफाइल के मैं जितने भी लिंक्स हैं वो मैं डाल दूँगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी होते हैं लाइक 1 मार्कर से क्वेश्चन, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं दोनों ही जगह पे अपने इंस्टाग्राम पे और अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। क्विजेस वगैरह मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करूँगी, ठीक है। ओके, सो वेल ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर दिस चैप्टर एज वेल, ठीक है। बस खाली पेज नंबर 31 ही याद करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, और जो मैंने आपको ऊपर मेमोनिक दिया है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, वो ही आपका द बेस्ट है आपको पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए, ठीक है। सो वेल आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप FPTP सिस्टम और PR सिस्टम के बारे में समझोगे, जानोगे एंड बातें करेंगे उसके बारे में, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से ना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। मैं अभी आपको उसका हिंट नहीं देना चाहती, हिंट मैं आपको अब अगले चैप्टर में जब पढ़ाऊँगी तभी दूँगी, ठीक है। ओके, सो वेल बाय 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 एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।